हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कहाँ से हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जनरल इंग्लिश से है, नेमिंग द वर्ड्स। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन। इंग्लिश इज़ अ कौन सी लैंग्वेज है? कॉमन, डे, नाइट या इवनिंग? ये कौन सी लैंग्वेज है? कॉमन लैंग्वेज, साधारण सी भाषा है जो हर कोई इस्तेमाल करता है या ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। नेक्स्ट, यूजिंग इंटरनेट इज़ ईजी इफ़ वी लर्न। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है कब? जब हम क्या सीख जाते हैं? स्पोर्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स या साइंस? इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेट पर मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यदि हम अंग्रेजी भाषा सीख जाते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय। हम अंग्रेजी किसकी माध्यम से सीख सकते हैं? कुकिंग, प्लेइंग, रीडिंग न्यूज़पेपर या नन? रीडिंग न्यूज़पेपर। यदि हम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत रोज़ डे बाय डे अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें अंग्रेजी सीखने में आसानी होती है। जैसे अगर मान लो हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ही अगर रोज़ पढ़ना शुरू कर दी, उस हेडलाइंस में जो भी वर्ड्स हमारे टच में आता है जो हमें नहीं समझ में आता है, उसको हम डिक्शनरी में ढूंढ कर यदि सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारी वोकेबुलरी मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे हम इंग्लिश सीखने लगते हैं। तो इंग्लिश सीखने का एक माध्यम क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर पढ़ना अंग्रेजी में। ठीक है। नेक्स्ट, टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर्स दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प्स हिम टू। देखो ये एक तरीका बताया कि टॉम ने क्या किया, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने क्या किया, बोर्ड्स पर लिखा कुछ अंग्रेजी में, कोई बोर्ड लगा है उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है वो पढ़ना, या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई पोस्टर जिस पे इंग्लिश पे लिखा है वो पढ़ना शुरू किया। तो ये उसे किस चीज़ में मदद करेगा? प्ले, फ्रेंड्स, सी या इम्प्रूव हिज इंग्लिश? उसकी अंग्रेजी सुधार करने में मदद करेगा, इम्प्रूव हिज इंग्लिश। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, वेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज मीट ऑफिशियली, जब दूसरे राज्यों के या अलग अलग देशों के लोग आपस में मिलते हैं, इज़ द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कौन सी भाषा ऐसी है जो सामान्यतः कॉमन तौर पर उपयोग की जाती है? वो कौन सी है? लैटिन, इंग्लिश, न्यूज़पेपर या एक्शन? तो देखो अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा को प्रेम करो, अंग्रेजी का बहिष्कार करो, ये सब तो ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मातृभाषा तो ठीक है जिसमें हम सोच विचार करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। उसे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ो तो मातृभाषा को छोड़ ही दो, लेकिन अंग्रेजी भी ज़रूरी है। उसका कारण क्या है कि पूरा जो विश्व है वो अंग्रेजी भाषा को समझता है, पढ़ता है और उसी में लिखता है ना? अधिकतर देशों में, चाहे चाइना हुआ, फ्रेंच हुआ या जो भी हुआ, उनकी अपनी देश की अलग लैंग्वेज है, लेकिन उसमें भी जो कॉमन तौर पर भाषा इस्तेमाल की जाएगी वो अंग्रेजी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है ना? कहने का मतलब इंग्लिश एक टूल है। क्या टूल है? ग्लोबल लैंग्वेज, जो पूरे विश्व से बातचीत करने का या कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है आज की तारीख में? अंग्रेजी है ना? जैसे हमारे कुछ लोग हमारे देश में बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी तो पुराने अंग्रेज़ों की भाषा है, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन पुराने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सारी खोजें ऐसी की थी जो पूरे विश्व से पहले हमने कर दी थी, लेकिन उसका कारण क्या था? वो विश्व में क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि भाषा के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ वो कंटेंट काय में था, संस्कृत में लिखा था, और संस्कृत दुनिया समझ नहीं पाती थी। और आज भी हम वापस उसी ओर जाएंगे तो वो हमारी गलती होगी। इसलिए हमें अंग्रेजी को पढ़ना, सीखना और समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर रिसर्च करने जाएंगे या कोई साइंटिफिक सोच या किसी भी फील्ड में हम अगर इंटरनेट के पर कुछ भी कंटेंट सर्च करेंगे तो वो अंग्रेजी में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में वो उपलब्ध नहीं। जैसे यही पीडीएफ की बात करूँ, ये पीडीएफ मुझे हिंदी में नहीं मिला, ये भारत स्किल्स की वेबसाइट पर अपलोडेड है, लेकिन ये पूरा पीडीएफ का है, अंग्रेजी में अवेलेबल है। तो क्या है, इसलिए जो दूसरे देशों के लोग या कम्युनिटी के लोग काम आपस में मिलते हैं तो वो जनरली अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए और वो बोलना हमें आना चाहिए व्यावहारिक तौर पर, जितना हमारे काम की इंग्लिश है वो। नेक्स्ट, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर। भाई जो भी वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? जिनमें लोगों के नाम हो, कुछ जगहों के नाम हो या जानवरों के नाम हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पर्सन, टेबल या नेमिंग वर्ड्स या की? तो वो क्या होंगे? नेमिंग वर्ड्स, जिसके जिसके माध्यम से हम नाम पुकारते हैं ना, लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम या एनिमल्स के नाम, तो वो नेमिंग वर्ड्स होंगे। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, जो नेमिंग शब्द होते हैं जिनसे नामकरण किया जाता है, वो उनको और क्या कहते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एक्शन या प्रोनाउन, उनको नाउन बोलेंगे, संज्ञा। भाई अंग्रेजी जब हम पढ़ना सीखते हैं तो उसमें सबसे पहली परिभाषा ही संज्ञा की आती है ना? नाउन क्या है? नाउन इज अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, है ना, जिसका भी नाम है वो पर्टिकुलर, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, है ना, भारत देश, चाइना, ये सब क्या है? नाम है। तो ये नेमिंग वर्ड्स क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, बेट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट्स, बेट्स मतलब चमगादड़, है ना, फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट्स, वो रात में उड़ते हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स बेट इज। तो देखो मैंने क्या कहा, एक किसी
प्रजाति का नाम लिया, बेट्स मतलब चमगादड़ों की क्या है, एक प्रजाति है वो पूरी, तो वो प्रजाति क्या कहलाएगी, वो प्रजाति क्या है, एक प्रकार की नाउन है, वो एक प्रकार का क्या होगा, नेमिंग वर्ड्स है, उसका नामकरण किया गया है कि ये जो रात में उड़ते हैं, उल्टे लटक के सोते हैं, ये क्या है, ये बेट्स हैं, चमगादड़ और ये रात में उड़ते हैं। तो इसमें बेट नाम का शब्द क्या बताता है हमें, ये नेमिंग वर्ड्स है। बोरिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स या कूल वर्ड्स में नहीं आएगा, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट, राम was asked to measure his cupboard. It was 4 feet tall. Here feet means, देखो यहाँ पर क्या है, राम ने कहा कि हमारे कपबोर्ड का नाप लेना है, वो कितने, 4 फीट का ऊंचा है वो। तो ये 4 फीट यहाँ पर क्या है, ये 4 फीट क्या कहलाएगा, टेस्ट, हैंड, लेग या मेजरमेंट, ये कहलाएगा मेजरमेंट, क्योंकि नापतोल किया ना उसका, ये फीट क्या है, नापतोल है ना, मेजरमेंट हुआ इसका। तो मेजरमेंट को इंग्लिश में, मेजरमेंट को हिंदी में मापन बोलते हैं, और मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। तो नाप किया हमने किसका, 4 फीट का, तो ये है। नेक्स्ट, जॉन वाज ट्रेवलिंग बाय बस टू हिज विलेज। जॉन बस के द्वारा अपने गांव की तरफ यात्रा करता है। ही नोटेड द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी। उसने जो भी अपनी यात्रा के दौरान जिन जगहों के नाम देखे वो उसने नोट किए। व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड आर, तो जो जगहों के नाम उसने नोट किए वो शब्द क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड्स। हिज देट या सी, हिज देट सी कुछ नहीं होगा, ये नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि नाम ही तो है उन जगहों के नाम, वो नेमिंग वर्ड्स होंगे सिंपली। नेक्स्ट आता है नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो अब देखो बहुवचन और एक वचन में क्या इसने बताया है हमें। और इसमें एक और है प्रोनाउंस, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, या नाउन की जगह इस्तेमाल, सॉरी, नाउन की जगह जिन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। विशेष क्या बोलते हैं यार, सर्वनाम, सर्वनाम कहलाएंगे वो, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, केट किसका उदाहरण है, वर्ड्स, प्लूरल, सिंगुलर या अपोजिट। ये प्लूरल है, बहुवचन है भाई, केट्स बोला ना, एस लग गया, एस या ईएस लगा के सिंगुलर से प्लूरल में बदल दिया जाता है शब्दों को। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो केट्स क्या है, केट मतलब बिल्ली, और यहाँ केट्स बोला मतलब बिल्लियाँ, तो ये बिल्लियाँ किसका उदाहरण है, बहुवचन का, प्लूरल। मैंने बोला ना प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, अपोजिट मतलब विपरीत, है ना, विलोम शब्द, और वर्ड्स मतलब शब्द। तो ये सामान्य कुछ अंग्रेजी है ना। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। भाई एक वचन शब्दों का उपयोग कब किया जाता है, एक वचन कब इस्तेमाल करेंगे, जब बहुत सारी चीज़ें हों, कुछ हो, वन हो या नॉन हो। तो एक वचन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा तो उसकी जगह हम सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स यानी कि एक वचन वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, देखो इसने पूछा ना चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे का बहुवचन क्या होगा, बच्चे, बच्चों को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, है ना। किड मतलब फिर वो किड तो सिंगुलर ही है, एक वचन ही है, किड मतलब बच्चा, इन्फेंट मतलब जो अनाथ है, या पर्सन मतलब ये तो कोई व्यक्ति है, तो ये क्या कहलाएगा, चिल्ड्रन। बहुवचन क्या होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो आप एक वचन बहुवचन मतलब जरूरी नहीं है कि जो ये यही वर्ड आपके एग्जाम में मिले। कभी कभी देखो भारत स्किल्स की वेबसाइट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड दे दे, तो आप जो एक वचन बहुवचन के थोड़े बहुत नियम जनरल इंग्लिश में पढ़ लेना। अ चाइल्ड वॉज वर्किंग इन द कंप्यूटर लेब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स। एक बच्चा कंप्यूटर लेब में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो कंप्यूटर्स, एस लगाए ना, एस लगाए मतलब क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना, एस मतलब बहुवचन होगा, वो कंप्यूटर्स मतलब बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं वहाँ पे, तो ये प्लूरल फॉर्म है। विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एशे। विनय एक डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट मतलब दांतों के डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वह किस समस्या से जूझ रहा है, वो दांतों में कुछ समस्या से जूझ रहा है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो डेंटिस्ट ट्रीट्स अवर टीथ प्रॉब्लम्स। डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांतों का इलाज करता है। इन दिस सेंटेंस विच इज प्लूरल वर्ड, तो इसमें प्लूरल नाम का शब्द क्या होगा, प्लूरल कौन सा होगा, देखो विनय विजिटेड द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सिंगुलर, दांत का डॉक्टर एक ही है, विनय भी अकेला एक ही आदमी है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ एशे, टूथ भी दांत है, एक दांत की बात हो रही है। डेंटिस्ट ट्रीट्स अवर टीथ, अब देखो टूथ का बहुवचन होता है टीथ, दांत, TOOTH, टूथ होता है एक दांत, और टीथ मतलब बहुत सारे दांत, तो यहाँ पर बहुवचन क्या होगा, टीथ, ठीक है। प्लूरल फॉर्म कौन सा है यहाँ पे, प्लूरल वर्ड कौन सा, और टूथ की जगह टीथ आ गया, मतलब टीथ एक बहुवचन होगा। तो ये इस तरह के कुछ सिंपल चीजें। नेक्स्ट, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह जो इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, शी, जैसे राम, राम को ना बोल के ही बोल दिया, जैसे मैंने बोला राम को दे देना, या मैंने बोल दिया उसको दे देना, तो जहाँ पे उसको नाम का जो शब्द है ये भी क्या है, राम को ही इंगित कर रहा है। तो ये उसको इस्तेमाल किया मैंने किसकी जगह, राम नाम की जगह, राम के नाम की जगह। जैसे मान लो ये
मोहन स्कूल गया कि नहीं गया ऐसा बोला, और दूसरा मैंने बोला वह स्कूल गया कि नहीं गया, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाएगी ये मोहन के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने मोहन की जगह क्या इस्तेमाल किया, वह, है ना। तो ही शी हर ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन, क्योंकि इनको नाउन की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, किसकी जगह, मैंने अभी बोला नेमिंग वर्ड्स या नाउन। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एक्चुअल में नाउन होते हैं, इसको नाउन भी बोल सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स एक प्रकार के नाउन ही होते हैं, नाउन या नेमिंग वर्ड्स की जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही शी हर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा ना नेमिंग वर्ड्स मतलब मोहन राम, इसकी जगह मैंने ही शी इट मतलब यह वह उसका इस्तेमाल कर लिया। तो नेमिंग वर्ड्स की जगह हम ही शी इट या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स भी अल्टीमेटली क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट, दे इज यूज्ड व्हेन वांट टू रिफर टू, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू, हम दे का इस्तेमाल, दे मतलब दे का मतलब होता है वे, तो हम वे शब्द का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, ही शी मेनी पीपल या अवर। तो ये बहुत सारे, जैसे कि एक अकेला आदमी होगा तो ही, और लड़की हुई तो शी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, दे, दे मतलब वे लोग मतलब दे पीपल, है ना। वे स्टूडेंट तो दे स्टूडेंट बोल सकते हैं हम। तो मेनी पीपल बहुत सारे लोगों की जगह हम दे नाम के प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर, आपको भी पता है आई का मतलब क्या होता है, मे, है ना। मे का मतलब क्या होता है, माई सेल्फ, मैं अपनी खुद की नाम की जगह आई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट, रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई, रमेश चेन्नई में काम कर रहा है, वर्किंग है ना, काम कर रहा है, लाइक द ऑफिशियल इन्वायरमेंट। तो उसकी जगह क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, रमेश चेन्नई में काम कर रहा है और वह क्या पसंद करता है, वहाँ के जो ऑफिस का वातावरण है वो उसको पसंद करता है। वह मतलब वह के लिए क्या आएगा, ही। तो क्या आ जाएगा, रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई, ही लाइक्स द ऑफिस ऑफिस इन्वायरमेंट, वह वहाँ के ऑफिस के वातावरण को पसंद करता है या उसे वह अच्छा लगता है। नेक्स्ट, सीता एंड आई आर फ्रेंड, देखो सीता मतलब सीता है ये, और आई मतलब मैं, तो सीता और मैं दोस्त हैं। स्टेज इन गांधी बाजार, तो हम कहाँ रहते हैं, तो हम, मैं किसके बारे में बताऊँ, सीता और मैं दोस्त हैं, और वो कहाँ रहती है, कौन कहाँ रहती है, तो सीता के बारे में बात हो रही है। तो सीता की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, शी, लड़की है तो सीता एंड आई आर फ्रेंड्स एंड शी स्टेज इन गांधी बाजार, मैंने कहा सीता और हम दोनों दोस्त हैं, और वो कहाँ रहती है, कौन कहाँ रहती है, सीता। तो सीता की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शी, तो शी कहाँ रहती है, गांधी बाजार में रहती है ना। तो इस तरह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब जैसे दौड़ना, मारना, पीटना, कूदना, ये सब एक्शन है, कुछ कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है शारीरिक। तो ये एक्शन वर्ड्स में के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा अगला क्या आएगा, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट सराउंडिंग एंड प्रोसेसेस, तो हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में और प्रक्रियाओं के बारे में ये अगला टॉपिक है। तो ये दोनों मॉड्यूल हम देखते हैं इसके कम्युनिकेशन स्किल्स के, सॉरी क्या है ये, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो नेक्स्ट, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि क्या चीज़। नेक्स्ट, एक्शन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ड्स मतलब जिनमें कुछ क्रिया को हो रही हैं तो उनको हम और क्या कहेंगे, सेंटर, आर, वर्ड्स या इज, वर्ब्स या इज। तो ये होता है वर्ब्स का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया, इसका मतलब क्या होता है, क्रिया, है ना। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया को ही बोला जाता है, इसका मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ, क्रिया का मतलब कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से हो रहा है तो वही तो एक्शन है। तो क्रिया का मतलब टेल द एक्शन ऑफ, वो कौन सी, देखो इसमें ऐसा लिख रखा है कि वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द, किसकी एक्शन, नेमिंग वर्ड्स की एक्शन, भाई राम कूद रहा है या मोहन कूद रहा है ना। तो राम इज जंपिंग या राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, राम के बारे में। तो राम क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। तो वर्ब्स किसके बारे में बात करती है, वर्ब्स किसकी एक्शन के बारे में बताती है, नेमिंग वर्ड्स की एक्शन के बारे में बताती है। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्या होगा, किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे, किम, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुडे मतलब आज। किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे, किम अपनी बाइक से कल गिर गया था, है ना। द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन, कौन से टेंस में है, जो जो एक्शन बताई गई है वो कौन से टेंस में। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीता हुआ है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, है ना। और क्लियर तो अलग ही वर्ड है, ये तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन सा होगा, पास्ट, मैंने कहा ना बीता हुआ कल, बीते हुए कल को क्या कहेंगे, हमारा भूतकाल, है ना, पास्ट। तो ये पास्ट होगा, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, कल का दिन एक धूप वाला दिन, तेज धूप वाला दिन होने वाला है, या मौसम खुला रहने वाला है कल का दिन। टुमारो मैंने बोला ना, टुमारो मतलब आने वाला कल। द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन द टेंस, अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल, काल की तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ये यहाँ पे दे रहा, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल,
वर्तमान मतलब आने वाला, तो कल आने वाले कल की बात हो रही है, मतलब ये क्या है, भविष्य को दर्शाता है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर। नेक्स्ट, अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस। अरुण बस की यात्रा कैसे करता है, बस से करता है ना। द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, देखो ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस, ट्रेवल्स मतलब करता है, एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, जैसे बस से जाता है या मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, इसमें जो एक्शन वर्ड है इन इस सेंटेंस में, ये क्या है, मतलब वो इसमें क्रिया कौन सी है, वर्ब का फॉर्मेट है वो कौन सा है, यात्रा करना मतलब ट्रेवल्स, तो क्या होगा, एक्शन वर्ड कौन सा होगा इसमें, ट्रेवल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है, नाउन के बारे में बताएगा, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा खेलता है, राम तेज दौड़ता है, ये क्या किसकी विशेषता बताया ना, राम की। तो ये किसी के बारे में बतलाना है, एक्सप्लेन करना, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। तो क्या होगा, साउंड, फिनिश, डिस्क्राइबिंग या न्यूट्रल, इसका और डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब का मतलब होता है कुछ बताना किसी के बारे में, तो ये एडजेक्टिव का मतलब होगा डिस्क्राइबिंग, किसी के बारे में बताना। ठीक है ना। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैड एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द, देखो मैंने कहा ना डिस्क्राइबिंग जो है किसी के बारे में बताना, ये किसके बारे में सूचना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मान लो किसी के बारे में सूचना देना कि मोहन अच्छा प्लेयर है, अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, इस तरह से। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द, किसके बारे में, किसके बारे में बताएगा, नेमिंग वर्ड्स के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, नेमिंग वर्ड्स मतलब जैसे मोहन, राम, श्याम, या वो जगह बहुत अच्छी है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, ये इस तरह की किसी भी नेमिंग वर्ड्स के बारे में जो विशेषता बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, उसी को बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना। और जो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स, जो जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे डिस्क्राइब करने के लिए वो होंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, है ना, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। तो अब चाकू दिया है, इट इज़ अ चाकू, चाकू की क्या विशेषता होगी, वह नुकीला होगा, शार्प होगा, और क्या होगा, शार्प ही हो सकता है चाकू, और क्या हो सकता है, एंड देयर दिस तो होगा नहीं, है ना। तो इट इज़ अ शार्प नाइफ, है ना, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। तो चाकू की विशेषता बता रहा है ये, देखो एडजेक्टिव बोला ना इसने, ये एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है यहाँ पे, शार्प, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं, चाकू की, क्योंकि चाकू तो है लेकिन वो कौन कौन सा चाकू है, तीखा नुकीला चाकू है, बहुत तेज चाकू है ना, धार वाला, है ना। द सी इज ब्लू, आसमान नीला है, इन दिस सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव। तो अब देखो सी तो है ही, ये समुंदर है ना, ये क्या हो गया, नाउन, लेकिन ब्लू है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, सी की विशेषता बता रहा है, ब्लू। तो एडजेक्टिव कौन सा होगा, जो विशेषता बता रहा है, मतलब ब्लू। तो ये हो जाएगा आंसर, ये, है ना। अर्जुन फील्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट, पॉट का मतलब होता है बर्तन, और लार्ज मतलब बड़ा, फील्ड वाटर मतलब पानी भरना, तो अर्जुन एक बड़े बर्तन में पानी भर देता है। इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, अब देखो डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा होगा इसमें, पॉट मतलब जैसे कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, देखो अर्जुन के बारे में ऐसा कुछ विशेष दिया नहीं है। पॉट मतलब बर्तन, क्या है, नाउन, लेकिन ये कौन सा बर्तन है, लार्ज, बड़ा बर्तन है, तो बर्तन की विशेषता क्या है, वो बड़ा वाला बर्तन है, तो लार्ज नाम का शब्द है, ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया यहाँ पे, लार्ज। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन, तो देखते हैं पंक्चुएशन में क्या दिया है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इस पर क्या सेंटेंस बनता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है शब्दों के साथ जहाँ कॉमा लग रहा है वहाँ पे ठीक से कॉमा लगाना, या जहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है वहाँ पे लगाना, या फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि कामा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप इनका बहुत महत्व होता है ना। तो ये पंक्चुएशन का मतलब होता है। तो देखो पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग टू द अंडरस्टैंड, मीनिंग टू अंडरस्टैंड, भाई पंक्चुएशन मैंने कहा ना, जहाँ पे कामा लग रहा है वो लगाना, या कहीं फुल स्टॉप लगाना, या फुल स्टॉप क्या, कॉमा लगाना, विराम चिन्ह लगाना, इस तरह के चिन्हों का इस्तेमाल, इन्वर्टेड कॉमा लगाना, कहाँ पे क्या चिन्ह यूज़ करना है, सेंटेंस को सही करना है, तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलेंगे पंक्चुएशन। तो ये पंक्चुएशन किसी भी वाक्य को क्या बनाता है, क्लियर बनाता है ना, तो ये हो जाएगा क्लियर। एम्बिग्यूअस मतलब शंकास्पद, तो वो ऐसा तो होता नहीं, उसमें शंकास्पद थोड़ी हो, तो और अच्छा क्लियर होता है। अनक्लियर भी नहीं होगा, थिंक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा क्लियर बनाता है पंक्चुएशन। द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद, देखो वाक्य का शुरुआती अक्षर कौन सा होना चाहिए, हमें सबको मालूम है, कैपिटल लेटर। शुरुआत जहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है वो पहला लेटर क्या होगा, जैसे इस पीडीएफ में देख लो, सबसे पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिख रखा है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, द के में टी कैपिटल है ना, कोमा में सी कैपिटल है, सीता में एस कैपिटल है, तो जो सेंटेंस का शुरुआती शब्द है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, कोमा इज यूज टू शो अ विद इन द सेंटेंस, भाई कोमा क्यों लगाया जाता है, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप के लिए नहीं होगा, पेयर के लिए नहीं होगा, ब्रेक मतलब अल्प विराम, छोटा सा ब्रेक जहाँ पे रुकना है वहाँ पर कोमा का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, भाई सीता वांटेड टू आस्क मतलब पूछना,
सीता नीना से उसके गर्मियों की छुट्टियों में, समर मतलब गर्मियाँ, प्लान मतलब योजना, तो गर्मियों में क्या योजना है भाई, कहीं जाना है नहीं जाना है, ये सब गर्मियों के बारे में पूछना चाहती है सीता, किससे, नीना से। तो वो कैसे पूछेगी, नीना इज़ योर प्लान, ऐसा तो कुछ सेंटेंस जमता नहीं इधर। नीना व्हाट इज़ योर समर प्लान, ऐसा बोल सकती है भाई नीना तुम्हारा गर्मियों का प्लान क्या है। या व्हाट नीना आस्क्ड, ये तो खुद ही एक क्वेश्चन हो गया, नन ऐसा होगा नहीं, ये होगा नीना व्हाट इज़ योर समर प्लान, ऐसा ही पूछेगी ना, और कैसे पूछेगी। तो ये हो गया इसका आंसर। एड कोमा वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी, हमें बोल रहा है कि जो नीचे सेंटेंस दिया है आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, तो यहाँ पर कोमा कहाँ पर लगेगा, तो ये हमें देखना है। तो एड कोमा वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी नेसेसरी मतलब आवश्यक, नीचे दिए गए सेंटेंस में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ कोमा लगाइए। तो सेंटेंस क्या दिया है, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, मीटिंग के बाद हम यहाँ से बाहर जाएंगे, तो कहाँ पे लगेगा कोमा, देखते हैं। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, तो हमें पता है कि मीटिंग के बाद यहाँ थोड़ा रुकेंगे फिर बताएंगे वी विल गो आउट, तो ये यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो देखो कौन सा आंसर सही है, ये दो दो कामा तो लगेगा नहीं यहाँ पे, आफ्टर के बाद तो रुकने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, ये आंसर हो गया बी वाला, है ना। तो ये इज द करेक्ट आंसर, यही है इसने, इसमें तो ये तो इस फुल स्टॉप इसमें कॉमा ही नहीं है। तो ये सेंटेंस आर, वाक्य क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, वर्ब्स, नाउन्स या लेटर्स, तो क्या आएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, भाई शब्दों के समूह जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, तो वाक्य क्या होते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि वाक्य वो है जो शब्दों का समूह है जिसका कुछ ना कुछ मतलब है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, द डिक्लियरेटिव सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट एंड्स विद। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्लेयर मिल रहा है हमें, डिक्लेरेशन मतलब कुछ ना कुछ हमें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना, या कुछ एक्सप्लेनेशन पता चल रहा है, तो ये किसके द्वारा किसके साथ इनका अंत होता है ना। मतलब जैसे मान लो कोई कुछ भी हमने हमने जाना कि मान लो तालाब का पानी ठंडा है, तो देर इज़ अ कोल्ड वाटर इन द पूल, है ना। तो इसका मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलना थी वो मिल गई, तो फुल स्टॉप के साथ अंत होगा इनका, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का, है ना। तो क्वेश्चन मार्क तो होंगे नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे कोई ना कोई आश्चर्यचकित बात, या कोई ना कोई एकदम से किसी को आश्चर्य हुआ हो कि अरे ऐसा हो गया, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के द्वारा इनका अंत होता है। एक्सक्लेमेटरी का हिंदी मतलब तो मैं नहीं बता पाऊँ, मतलब मुझे एक्सक्लेमेटरी जो शब्द है, सॉरी विस्मयाधिबोधक, हाँ विस्मयाधिबोधक, विस्मया विस्मयाधिबोधक, विस्मयाधिबोधक मतलब विस्मय होना, आश्चर्य हो जाना, या आश्चर्य, आश्चर्य वाले शब्द को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो कुछ ना कुछ आश्चर्यचकित घटना जब घटती है तो हम विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्य करते हैं, तो उसके बाद जो साइन यूज होगा, चिन्ह यूज होगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये इस तरह का ये एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, है ना, इस तरह का पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क बन जाएगा। तो ये विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्यचकित, जैसे अरे वाह, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, जैसे मान लो बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो कोई भी आश्चर्य करेगा, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी, ऐसा तो जीत भी सकती है बट एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं या कुछ मतलब ये सेंटेंस होंगे जिनमें आश्चर्य प्रकट करने की बात होती है, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये नेक्स्ट क्या है, वाओ द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, मैंने क्या किया, वाओ वाओ मतलब क्या हुआ, मैंने आश्चर्य प्रकट किया, है ना। यहाँ पे वाओ द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, कि जो पार्क में फ्लावर्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो वाओ के बाद देखो ये चिन्ह क्या, एक्सक्लेमेटरी, तो दिस इज अ कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिंपल है ना। द पुलिस वर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, है ना, पुलिस ने उसके अपराध के बारे में सवाल पूछना शुरू किए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, ये कौन सा प्रकार का सेंटेंस है, तो ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव, भाई कोई बोल रहा है कि पुलिस ने उसके बारे में क्राइम के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाए लास्ट में, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है राइटिंग सिंपल सेंटेंस, तो साधारण वाक्यों को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में है ये, तो देखते हैं क्या है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़, एक कंप्लीट सेंटेंस में कितने पार्ट होंगे, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, उसमें होंगे तीन पार्ट, थ्री पार्ट्स होंगे। एक होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, बीच में क्या होगी, बॉडी, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट्स होंगे पूरे किसी सेंटेंस के, है ना। कंप्लीट वाक्य के भाग हिस्से कितने होंगे, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, द इज व्हाट और whom अ सेंटेंस इज अबाउट,
भाई जिस किसी के भी बारे में किसी वाक्य में अगर लिखा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, भाई किसके बारे में बात हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। मैंने कहा ना वाक्य में 3 पार्ट होंगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया गया है ना, और बॉडी के बारे में क्या बताया गया है वो, और लास्ट का एंड पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट है कि भाई उसका एम क्या है या उद्देश्य क्या है लास्ट का, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक वाक्य में कहा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज, किसी वाक्य का सही क्रम क्या होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब या ऑब्जेक्ट, यही तो होगा, है ना। पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले वर्ब आ नहीं सकती, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये होगा। राधा हैज़ लर्नड हाउ टू राइट अ सेंटेंस, राधा ने सीखा कि किसी वाक्य को कैसे लिखते हैं। विच इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसमें सेंटेंस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा राधा, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है, राधा से, राधा के बारे में बताया गया, राधा ने क्या सीखा, कोई लेटर राइटिंग करना सीखा या किस कुछ भी राइटिंग करना सीखा उसने, सेंटेंस राइटिंग सीखा, तो इसमें क्या हो गया, राधा हो गया सब्जेक्ट, है ना। जो शुरुआत में आएगा वो सब्जेक्ट, बीच में वर्ब या बॉडी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, भाई सही शब्द चुनिए, सही वाक्य चुनिए। द रोड, भाई इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है ग्रामेटिकली, मतलब व्याकरण के तौर पर सही है। तो देखो, द रोड रन्स ऑन केट, रोड रन्स ऑन केट, तो ऐसा तो भाई रोड रन केट के ऊपर रन रोड कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। द केट रन्स ऑन रोड, भाई बिल्ली रोड पर दौड़ रही है, तो रोड बिल्ली पर थोड़ी दौड़ सकता है, यहाँ इसका मतलब रोड बिल्ली के ऊपर दौड़ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। केट रन्स ऑन द रोड, भाई केट मतलब बिल्ली, रन मतलब दौड़ना, तो बिल्ली रोड के ऊपर दौड़ रही है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। केट रोड रन्स, केट रोड दोनों दौड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता, रन्स ऑन द रोड केट, ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन दिया ही है इसने, ठीक है ना। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाय, सबसे प्रभावशाली तरीका किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का क्या है, राइटिंग, टॉकिंग, रीडिंग या एक्टिविटी। क्या होगा, रीडिंग, पढ़ने के, पढ़ के ही तो हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, भाई नेट पे कुछ सर्च करेंगे तो भी पढ़ेंगे, किताब में छानेंगे तो भी पढ़ेंगे, तो रीडिंग एक अच्छा तरीका है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का इफेक्टिव तरीका क्या है, रीडिंग। नेक्स्ट, अ पोस्टर प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग, पोस्टर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें काय का इस्तेमाल होता है, नॉवेल, स्टोरी, इमेजन, कलर्स या एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। क्या होगा, इमेजन कलर, भाई फोटो और कलर के द्वारा कोई पोस्टर में छापेंगे तभी तो हम सूचना, जैसे मान लो कोई किसी का भी पोस्टर लगाए, है ना, मान लो कि किसी शैम्पू के बारे में ऐड है, तो उसमें क्या फोटो छपा होगा, कलर होंगे, उससे हमें पता चलेगा कि भाई ये काय का ऐड है, इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। नेक्स्ट, सिम्बॉल्स गिव अस इंफॉर्मेशन थ्रू, भाई सिम्बॉल्स मतलब चिन्ह, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा मिलती है, जब जब हम चिन्ह देखकर कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो ये क्या है, कलर्स, इमेजेस, वर्ड्स या पोस्टर्स, ये हो गए इमेजेस। फोटोग्राफी तो है, सिम्बॉल्स एक्चुअल में क्या है, कुछ ना कुछ फोटो है, तो इमेजेस देखकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश बॉट अ बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल, यश ने एक बैग खरीदा, बॉट मतलब खरीदना, बैग खरीदा जिसके ऊपर क्या है, रिसाइकल का चिन्ह बना हुआ है। रिसाइकल मतलब उसको किसी न किसी दूसरे रूप में यूज़ कर लिया जाना, या फिर उसको नष्ट करके कुछ ना कुछ जो वातावरण को हानि ना पहुंचाए, ऐसे आइटम को बोलेंगे रिसाइकलेबल, है ना, या वापस पुनः इस्तेमाल किया जा सके, तो ऐसा। तो व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड, तो उसे क्या करना चाहिए जब बैग पुराना हो जाए, जला देना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो तो रिसाइकलेबल है, किसी न किसी जलाएगा तो प्रदूषण फैलाएगा, धुआं निकलेगा उससे, तो जलाना नहीं है उसको। थ्रो इन द रिवर, पानी को गंदा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो रिसाइकलेबल है, वो तो पुनः इस्तेमाल हो जाएगा या किसी न किसी दूसरे आइटम में बदल सकते हैं। पुट इट इन द सोइल, जमीन में गाड़ देना, ये भी नहीं, ये सोइल इरोजन करेगा, सोइल पोल्यूशन करेगा, है ना, मिट्टी प्रदूषण करेगा। शुड डिस्पोज इट इन अ रिसाइकलेबल आइटम, उसको जहाँ पे रिसाइकलेबल आइटम के लिए जो भी जगह होगी वहाँ पे उसको डिस्पोज कर सकता है, वहाँ पे जाके रख देगा या दे देगा, वहाँ पे जाके जमा कर देगा, ताकि उसको रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट, राज वाज ड्राइविंग टूवर्ड्स मैसूर, राज मैसूर की तरफ यात्रा कर रहा था। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड नेक्स्ट टू द मैसूर ऑन द बोर्ड, रास्ते में उसे कुछ तीर के निशान मिले जो मैसूर के बगल में थे। व्हाट डस इट सजेस्ट, वो उसे क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, मैप, रास्ता या नन, तो वो क्या बताएंगे, डायरेक्शन, क्योंकि एरो से हमें क्या मिलती है, दिशा का ज्ञान होता है कि भाई इधर जाइए, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, जो भी है। तो जो वो मैसूर जा रहा था वहाँ पर रोड पर उसे कुछ तीर के निशान मिले, तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है, उसे डायरेक्शन मिल रही है, दिशा का ज्ञान हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।